Hi guys, in this video we are going to talk about British occupation of Bengal and specifically about the Battle of Plassey. हम सभी ने प्लासी की बैटल का नाम सुना हुआ है और हम सभी को लगभग पता है कि ये हुई थी 1757 में। ठीक है, तो इसमें हम इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपका प्लासी। दिस इज द प्लासी एरिया। ओके, एक्चुअली ये बैटल की शुरुआत कैसे हुई, क्या बातें हुई, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा, ये है, दिस इज बंगाल। ये प्री इंडिपेंडेंस का बंगाल है, उस टाइम का बंगाल। ठीक है, और जो मुर्शीद कुली खान जो वहाँ के नवाब थे पहले, तो उन्होंने बनाई थी ये राजधानी इसकी मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ये आपका मुर्शिदाबाद है। और ये हुगली और ये जो कलकत्ता का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कलकत्ता और हुगली जो है ये ब्रिटिश सेटलमेंट थे। ठीक है, और ये चांदर नागौर जो है ये था आपका फ्रेंच सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस वॉज द फ्रेंच सेटलमेंट। ओके, एंड ये है आपका फोर्ट बजबज, ये भी आपके ब्रिटिश सेटलमेंट था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी। जो ब्रिटिश पॉलिटिकल जो आपका स्वे हुआ था ना इंडिया में, बेसिकली जो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ने लगा था ब्रिटिश पॉलिटिकल आपके स्ट्रेंथ का, वो बैटल ऑफ प्लासी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया, इससे पहले स्ट्रांग हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि थर्ड कर्नाटिक वॉर में वो ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़े थे, और सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जो आधिपत्य हो गया था आपका कर्नाटक पे आपका ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया था, और उन्होंने वहाँ पे बनाया था मोहम्मद अली वजल्ला को वहाँ का नवाब बना दिया था। तो मोहम्मद अली वजल्ला ऐसा पहला पपेट नवाब था। कौन था मोहम्मद अली वजल्ला? वो पपेट नवाब था ऑफ आरकॉट और कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक का पहला ऐसा नवाब बनाया इन्होंने जिसपे इनडायरेक्टली वो कर्नाटक पे रूल करने लगे और अपनी फैक्ट्रीज को उन्होंने संरक्षित कर लिया। ठीक है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ब्रिटिश मतलब प्लासी की बैटल में 1757 की प्लासी की बैटल में इनका जो आधिपत्य था ये बंगाल रीजन में स्ट्रांग हो गया, और इन्होंने इस रीजन में हराया था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का। ठीक है, द अर्लियर ब्रिटिश स्ट्रगल विद द फ्रेंच इन साउथ इंडिया हैड बीन पुट अ ड्रेस रिहर्सल। जो साउथ इंडिया में जो बैटल हमने देखी कर्नाटिक वॉर्स में, तो वो एक तरह से ब्रिटिश के लिए एक रिहर्सल का काम कर गई यहाँ पे। ठीक है, और the lessons learned there were profitably applied in Bengal. Bengal was the most fertile and the richest of India's provinces. ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं बंगाल का, ये आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन माना जाता था। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन था आपका। वेट, ठीक है, तो बंगाल रीजन की हम बात कर रहे थे, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन है। ओके, let's start. So basically the lessons learned in Carnatic wars were applied in Bengal. Bengal was the most fertile and the richest of India's provinces. Its industries and commerce were well developed. The East India Company and its servant had highly profitable trading interest in the province. Okay, the company had secured valuable privileges in 1717 under a royal firman by the Mughal emperor, which had granted the company the freedom to export and import their goods in Bengal without paying taxes. अब आप यहाँ पे देखिए, बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, ये है इंपीरियल फरमान ऑफ 1717। ये दिया था फारूक शियार ने ब्रिटिश को, ये कह के कि आप जो है बढ़िया ट्रेड वेड करो, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो बाय इंपीरियल फरमान ऑफ 1717 द ब्रिटिश कंपनी हैड गॉट द राइट टू ट्रेड इन बंगाल कस्टम फ्री, एंड बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के इम्पोर्ट जो 60% तक बढ़ गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे यूरोपियन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा उनको फायदा मिल रहा था। और फारूक शियार कौन थे? फारूक शियार उस टाइम के मुगल एम्परर थे, और 1713 से 1719 के बीच में उन्होंने राज किया, और उसके बाद 1719 में जहांगीर शाह द्वारा वो मरवा दिए गए थे। तो ये था आपका इंपीरियल फरमान ऑफ 1770, इसका बड़ा फायदा ले रहे थे ब्रिटिश। ठीक है, अब हुआ क्या एक्चुअली कि, और ये जो है इस ब्रिटिश फरमान के तहत इनके पास क्या होता था, एक पास होता था, उसका नाम था दस्तक। इस पास को ये कहते थे दस्तक। तो दस्तक उन्होंने कंपनी को दिया था फारूक शियार ने, लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया, वो उनके पास जो उनके एम्प्लॉइज थे, मर्चेंट्स, जो इंडिविजुअल ट्रेड भी वो करने लगे दस्तक का यूज करके, और एक और काम करते थे। आप देखिए, इनके ऊपर ट्रेड नहीं, इनके ऊपर जो है टैक्स नहीं लग रहा है, ये आपकी कंपनी, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और ये इनको दिया है दस्तक। ये दस्तक पास दिखा करके बिना टैक्स दिए कोई भी रूट पास कर सकते थे, और इनके जो लोकल मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने इस दस्तक पास को अपने इंडिविजुअल ट्रेड के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। और
इंडिविजुअल ट्रेड के लिए तो यूज करते थे और साथ साथ में दस्तक से वो पैसे भी कमाते थे। कैसे? सपोज इनके पास दस्तक है, ये दस्तक आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं जब तक अपनी प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे हैं, मतलब अपना कुछ कुछ सामान अकेले बेच रहे हैं, और साथ में ये क्या करेंगे, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर तो टैक्स लगता था, ठीक है, ये आपके हैं इंडियन ट्रेडर्स, इनके ऊपर टैक्स लगता था, तो क्या कहेंगे, भाई मैं तुम्हें दस्तक देता हूँ, तुम्हें कुछ देर के लिए तुम अपना ट्रेड कर लो, उसके बाद उसके लिए मुझे पैसे दो। तो पैसे से ये दस्तक पास खरीदते थे इंडियन ट्रेडर्स भी इनसे, और फिर बाद में लौटाते थे, मतलब लीज पे एक तरह से दस्तक पास देने देते। तो ये जो है पूरी तरह से रेवेन्यू का लॉस हो रहा था बंगाल को, ठीक है। अली वर्दी खान और मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान दोनों ही इस रॉयल फरमान के खिलाफ थे, और वो ये समझ गए थे कि जो ब्रिटिश हैं वो इस रॉयल फरमान का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे थे, इनके मिसयूज़ को चेक नहीं कर पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा था ना, वो लोकल जो पीजेंट्स और लोकल ट्रेडर्स हैं उनको हो रहा था, उनको जो है फायदा नहीं मिल रहा था, ठीक है। लोकल ट्रेडर्स को उन्हें तो टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारा पंगा था, ये सारी इश्यूज थे, और मैटर्स जो है 1756 में बहुत ज्यादा बढ़ गए। 1756 में इनके पास आया आपका एक बढ़िया राजा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा, उसका नाम था सिराजुद्दौला, यू कैन से नवाब, ठीक है। तो ये आए आपके सिराजुद्दौला आए, सपोज दिस इज सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला सेड कि मेरे अंदर जो है कोई, मेरे आधिपत्य के अंदर ये फरमान वरमान नहीं चलेगा और टैक्स देना पड़ेगा इनको, ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ से कब बढ़ गई, जब ये सिराजुद्दौला बहुत ही क्विक टेम्पर्ड थे, और इनके ग्रैंडफादर थे अलीवर्दी खान, मतलब इससे पहले जो नवाब थे अलीवर्दी खान, वो सिराजुद्दौला के ग्रैंडफादर थे, ठीक है। तो अलीवर्दी खान के जो ग्रैंडफादर थे वो थे आपके, सॉरी, सिराजुद्दौला के ग्रैंडफादर आपके अलीवर्दी खान, ठीक है, ग्रैंडपा, ओके। सो बेसिकली he demanded of the English that they should trade on the same basis as in the times of मुर्शीद कुली खान, मतलब मुर्शीद कुली खान के टाइम पर कोई जो है आपको ये रॉयल फरमान वगैरह का कोई चलता नहीं था कुछ। तो सिराजुद्दौला ने बोला भाई तुम पैसे दो जैसे तुम मुर्शीद कुली खान के टाइम पे देते थे। इंग्लिश भी आ गए तैश में, इंग्लिश तो कर्नाटिक वॉर जीत के आए थे, सेकंड कर्नाटिक वॉर जीत के आए थे, वहां पे उन्होंने पपेट नवाब बना रखा था आपके वलाजा को, मोहम्मद अली वलाजा को। तो उन्हें लगा कि बढ़िया, उनका कॉन्फिडेंस एकदम चकाचक हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तो हम यहाँ पे भी अपने बेसिस पे काम करेंगे, या तो इधर माई वे और नो वे, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी हाई वे और माई वे, ठीक है। सो दैट इज वाई द इंग्लिश सेड कि नो वी आर नॉट गोइंग टू पे यू द फरमान, ठीक है, not going to pay you tax, sorry, not farman, and we will take the advantage of farman, okay. So the English refused to comply as they felt strong after their victory over the French in South India. Instead of agreeing to pay tax on their goods to the Nawab, they levied heavy duties on the Indian goods entering in Calcutta, which was under their control. अब आप ये पहले वाला मैप अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है कलकत्ता का जो एरिया है, वेट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कलकत्ता का एरिया है। कलकत्ता जो है ब्रिटिश का सेटलमेंट था। तो ये तो एक तो बंगाल के मतलब नवाब को, जो कि मुर्शिदाबाद में बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, इसको तो टैक्स दे ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टैक्स तो हम आपको नहीं देंगे। साथ साथ में क्या होता था, जो बंगाली मर्चेंट्स हैं, मतलब इंडियन मर्चेंट्स जो आपके कलकत्ता से पास होकर के गुजरते थे, ये उल्टा उनसे टैक्स लेते थे, मतलब इंडियन मर्चेंट को देना पड़ता था टैक्स, ठीक है। और ये आपके बेसिकली कलकत्ता में जो इंग्लिश थे वो जो है इनसे टैक्स ले लेते थे, ठीक है। तो एक तरह से इस तरह से तो एक्सचेकर को लॉस हो ही रहा था। सिराजुद्दौला के आपके खजांची में कोई पैसा नहीं आ रहा था ब्रिटिश की तरफ से, और ऊपर से ये जो इंडियन मर्चेंट है इसको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो इंडियन मर्चेंट तो डबल लॉस में जा रहा था, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए मैटर्स इस तरह से सारे चल रहे थे और सिराजुद्दौला को आ रहा था बहुत गुस्सा, ठीक है। The English refused to comply as they felt strong after their victory over the French in the South India. Instead of agreeing to pay tax on their goods to the Nawab, they levied heavy duties on the Indian goods entering Calcutta, which was under their control. All this naturally annoyed and angered the young Nawab. Young Nawab Sirajuddaulah got very angry, who was also suspected that the company was hostile to him and was favoring his rivals for the throne of Bengal. अब हमें ये देखना है कि आप क्या ये जो बैटल हो रहा है, ये जो आपका बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, इसमें क्या हो रहा है कि इसी के बैकग्राउंड में आपकी चल रही है थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर कब से कब तक थी? 1756 से 63 तक जो है आपकी थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रही थी। तो इसमें जो है इंग्लिश की ना फ्रेंच से राइवलरी चल रही थी, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। तो अब जो है आपकी जो इनकी कलकत्ता में जो फैक्ट्री थी, ये वाली फैक्ट्री जो उनकी कलकत्ता में है, इन्होंने इसको क्या किया, फोर्टिफाई करने लगे।
ये कलकत्ता की फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लगे, मतलब इसके इर्द गिर्द सेना तैनात करने लगे। तो ब्रिटिश को सिराजुद्दौला को क्या लगा कि ये आपकी सेना तैनात कर रहे हैं, मतलब ये मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो एक थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ, ठीक है। और सिराजुद्दौला जो है बहुत ही तेज तर्रार आपके राजा थे, तो उस समय उन्हें ये नॉलेज नहीं थी कि ये फ्रेंच की इनकी राइवलरी चल रही है और इनकी जो फोर्टिफाई कर रहे हैं फ्रेंच के लिए, और साथ में एक राजा होने के नाते उनका भी एक आधिपत्य था इस एरिया पे, तो उनके मर्जी के खिलाफ ये काम नहीं हो सकता था, बिना परमिशन के उन्होंने अपनी फोर्टिफाई कर ली फैक्ट्री, ठीक है। तो इंग्लिश जो है इंग्लिश कंपनी यानी कि ब्रिटिश कंपनी का ये सब हरकतें से सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, और इस वजह से फोर्टिफाई करने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्री फोर्टिफाई करने की वजह से सिराजुद्दौला गॉट वेरी एंग्री, एंड सिराज राइटली इंटरसेप्टेड दिस एक्शन एज एन अटैक अपॉन हिज सोवरेनिटी। सिराजुद्दौला को लगा कि ये मेरी सोवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, और कैसे कोई इंडिपेंडेंट रूलर किसी प्राइवेट कंपनी के मर्चेंट्स को फोर्ट बनाने की आज्ञा दे सकता है, और साथ साथ में वो प्राइवेट वॉर्स भी कर रहे हैं। उसी टाइम पे जो कलकत्ता के जो ब्रिटिश थे, मतलब बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने चांदर नगौर जो फ्रेंच की जो टेरिटरी थी, ये इनकी थर्ड कर्नाटिक वॉर में चांदर नगौर जो है वो हथिया लिया था। तो ये आपस में लड़े जा रहे थे, और ऊपर से ये बंगाल का एरिया था, और बंगाल के राजा थे आपके सिराजुद्दौला, तो उनके रहते उनकी मर्जी के बगैर भाई मेरे ही एरिया में आके तुम लड़े जा रहे हो, तहस नहस किए जा रहे हो सब, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो बेसिकली ये प्राइवेट वॉर्स हो रही थी, और इसकी वजह से सिराज he was willing to let the Europeans remain as merchants but not as masters. He didn't want कि भाई तुम लड़े जाओ, अपने हिसाब से करे जाओ, मेरे से पूछो भी मत, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तो मेरी तो जो सुपरनिटी है वो तो खतरे में है। तो उसने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को बोला कि तुम अपना जो तुमने चांदर नगौर और कलकत्ता में अपनी जो फोर्ट्स है ना, उसको जो फोर्टिफाई कर रखा है, फोर्टिफिकेशन बंद करो, ठीक है। और चांदर नगौर से जो फ्रेंच थे वो तो मान गए, फ्रेंच ने बोला ठीक है हम नहीं फोर्टिफाई करेंगे, आप यहाँ के राजा हो, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन इंग्लिश कंपनी ने बोला नहीं भाई हम तो करेंगे फोर्टिफाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब हम बहुत स्ट्रांग हैं। और उनका एम्बिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था, कर्नाटक में जो वॉर जीत के आए थे वो, ठीक है। और आपके बेसिकली कर्नाटक में उन्होंने मोहम्मद अली वलाजा को अपना पपेट नवाब बना लिया था, और वहां से भी ट्रेड अपने ही शर्तों पे करते थे, और मोहम्मद अली वलाजा उनकी सारी बातें मानता था। और इससे क्या हुआ कि इट हैड एक्नॉलेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स राइट टू कंट्रोल ऑल इट्स एक्टिविटीज, ठीक है। और बेसिकली उनके यहाँ वो क्या था, वो तो आपके 1693 में, एक और बात हमें याद रखनी है कि 1693 में जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो गई थी, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई थी। तो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट कि इससे क्या मोनोपोली जो है थ्रेटन करने की कोशिश की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे साउथ एशिया में, लेकिन उन्होंने बहुत पैसे देके, बहुत करप्शन करके, बहुत ब्राइबरी देके राजा को बोला भाई तुम हमें इंडिया में अपना करने दो अपने तरीके से, ठीक है। तो इसलिए उन्हें बहुत पैसा देना पड़ता था राजा को, बहुत ब्राइब पे करनी पड़ती थी। तो अब वो चाहते थे कि वहाँ पे तो मोनोपोली है नहीं हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन हमें यहाँ पर हम किसी की शर्तों पे नहीं जीत सकते, हम अपनी शर्तों पे जिएंगे, अपने दम पे ट्रेड करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे किसी भी शर्त पे कोई भी प्लंडर करके, कोई भी निकम्मापन दिखा करके, कैसे भी कुछ भी करके यहाँ पे अपनी शर्तों पे राज करना चाहते थे। और पूरे एकदम ठान ली भाई अब तो मतलब यहीं पे राज करना है, कैसे भी करना है, किसानों को लूटेंगे, लूटपाट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस भी उनका कर्नाटक से बढ़ गया था, और इससे फिर जो नवाब के विशेष के अगेंस्ट भी वो वहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे, एंड दे वांटेड टू ट्रेड इवन अगेंस्ट द विशेस ऑफ द नवाब एंड टू ट्रेड देयर ऑन इट्स ओन टर्म्स. It had acknowledged the British government's right to control all its activities. It had quietly accepted restrictions on trade and power imposed in Britain by the British government. Its right to trade with the East had been extinguished by the Parliament in 1693 when its charter was withdrawn. तो ये मैंने आपको बता दिया. It had paid huge bribes to the king, the Parliament and the politicians of the Britain. In 1 year alone, if you can remember, in 1 year alone उनको 80,000 यूरोज पे करने पड़े थे वहां के ब्रिटेन के किंग को. Nevertheless, the English company demanded the absolute right to trade freely in Bengal, irrespective of the Bengal Nawab's order. ठीक है, बंगाल के नवाब के बिना ही वो absolute terms पे अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते थे. इससे क्या हुआ कि नवाब की sovereignty को डायरेक्ट चैलेंज हो रहा था और no ruler could possibly accept this position. Sirajuddaula had the statesmanship to see the long-term implication of the English designs. He decided to make them obey the laws of the land. Acting with great energy but with undue haste and inadequate preparation, Sirajuddaula seized the English factory at the Qasim Bazar, marched on to Calcutta and occupied Fort William on 20th June 1756. अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एरिया है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था ब्रिटिश का. तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया. सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम में आपका इनका फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, मार्च किया कासिम बाजार से होते हुए और इनका फोर्ट विलियम जो है वो हथिया लिया.
सिराजुद्दौला ने 1756 में, ठीक है। So basically what he did, he seized the English factory at the Qasim Bazaar, marched on to the Calcutta and occupied Fort William on 20th June 1756. He then retired from Calcutta to celebrate this easy victory. उसको लगा कि भाई अब तो मैंने फोर्ट विलियम हथिया लिया है, फिर ये वापस चले गए और आपके वापस चले जाके सेलिब्रेट किया भाई बढ़िया ये मुर्शिदाबाद में जाके कि अब तो जीत गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसी टाइम पे उन्होंने मतलब लीनियंसी बरती थी, जो कलकत्ता में जो आपके हार गए थे ब्रिटिश, उनको जो है छूट दे दी थी। अब वो जो आए फुल्टा चले आए यहाँ से, ठीक है। जो अंग्रेज सैनिक थे उनको जो है रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था और वो वापस फुल्टा में आ गए, ठीक है। तो द इंग्लिश ऑफिशियल टुक रिफ्यूजी एट फुल्टा नियर द सी प्रोटेक्टेड बाय देयर नवल सुपीरियरिटी। और इनके पास, ब्रिटिश के पास तो नवल सुपीरियरिटी भी थी, तो यहाँ पे फुल्टा एरिया है तो वो वहां पे फुल्टा में छिप गए आकर के, फुल्टा में अपनी एनर्जी को आपके फिर से रिचार्ज किया एक तरह से। द इंग्लिश ऑफिशियल्स टुक रिफ्यूजी एट फुल्टा नियर द सी प्रोटेक्टेड बाय द नवल सुपीरियरिटी। और यहाँ से फिर वो मद्रास से उन्होंने एड मांगी। मद्रास, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया में कर्नाटक में मद्रास जो एरिया था इनका, वो मद्रास जो है ब्रिटिश सेटलमेंट थी, तो मद्रास से हेल्प आ गई, ठीक है। बंगाल पहुंच गई हेल्प, ये आपका बंगाल एरिया है तो मान लीजिए ये मद्रास से हेल्प पहुंची फुल्टा, ठीक है। मद्रास से और सैनिक आ गए। एंड द मीन टाइम ऑर्गेनाइज्ड अ वेब ऑफ इंट्रीग एंड ट्रिचरी विद द लीडिंग मैन ऑफ नवाब्स कोर्ट। चीफ अमंग दीज वर मीर जाफर एंड मीर बख्शी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, साथ ही साथ में इसको सिराजुद्दौला के सैनिकों को अंदर से भी तोड़ा था। मतलब यहाँ पे ये अगर आपके सिराजुद्दौला है, ठीक है, सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के ही टीम में थे कुछ लोग ऐसे जो कि ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे रह करके। उसमें मीर जाफर था एक, वो नवाब बनने का इच्छुक था, तो उसने ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा हेल्प की और जो अंदर की बातें थी, अंदर की जो स्ट्रैटेजी थी वो सब रिवील की और इससे ब्रिटिश को जीतने में काफ़ी आसानी हुई, किसी को भी होगी। और इस वॉर का अंत यही होना था कि जीतना ही था आपके ब्रिटिश को। अब आप देखिए कौन कौन लोग थे, उनकी बात हम कर लेते हैं। मीर जाफर थे एक तो, ठीक है, एक थे आपके मीर जाफर, एक थे आपके मानिक चंद, मीर जाफर, मानिक चंद, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता अमी चंद, ठीक है, अमी चंद, और एक रिच मर्चेंट था जगत सेठ, ठीक है, द बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। जगत सेठ जो था वो बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल था। और खादिम खान जिन्होंने कमांड किया था लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप। और मीर जाफर का एक खादिम खान नाम का कमांडर था, वो भी जो है अंग्रेजों से जा मिला था। तो सोचिए 5 मेन जो लीडर्स हैं वो जाके तो अंग्रेजों से मिल गए। कौन कौन थे, मीर जाफर, ठीक है, जगत सेठ, मानिक चंद और अमी चंद और खादिम, ठीक है। तो खादिम हो गए आपके, ठीक है। खादिम का मतलब वैसे उर्दू में हस्बैंड होता है, ठीक है। तो खादिम खान हु कमांडेड अ लार्ज नंबर ऑफ नवाब्स ट्रूप फ्रॉम मद्रास केम अ स्ट्रॉन्ग नवल। अब देखिए यहाँ से ये लोग जो हैं साइलेंट रहेंगे जब युद्ध होगा, मतलब सपोर्ट ही नहीं करेंगे सिराजुद्दौला का और धोखा दे रहे हैं। सिराजुद्दौला को लग रहा है कि ये मेरे साथ लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। और यहाँ से तो ब्रिटिश को हेल्प मिल ही रही है, रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ से एक्सपीडिशन करते हुए आ रहा है उड़ीसा से, लेकिन साथ साथ में मद्रास से भी जो है ट्रूप्स आई हैं, मद्रास से भी हेल्प आई है रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। So from Madras came a strong naval and military force under Admiral Watson and Colonel Clive. Admiral Watson और Colonel Clive, Colonel Clive and Admiral Watson, ठीक है। तो ये दो मेन लीडर्स थे जो फोर्सेस को लीड करेंगे। अब क्लाइव रीकॉन्कर्ड कैलकाटा इन द बिगिनिंग ऑफ 1757। 1757 में जो कैलकाटा जो है 1756 में सिराजुद्दौला ने एक्वायर कर लिया था, ये कैलकाटा सबसे पहले आके वापस छीनेंगे सिराजुद्दौला से, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ 1757 एंड कंपेल द नवाब टू कंसीडर ऑल द डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश। और ये बेसिकली हरा देते हैं सिराजुद्दौला को और वो सारी मांगे पूरी करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो अंग्रेज चाहते थे, ठीक है। द इंग्लिश हाउएवर वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर एमिंग हाई, दे हैड डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ मोर प्लायंट टूल इन सिराजुद्दौला's प्लेस। अब सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, तो इसके लिए जो है वो बेसिकली मतलब किसी और को वहां पे इंस्टॉल करना चाहते थे, वो था आपका बेसिकली मीर जाफर। और मीर जाफर जो है इसको सिराजुद्दौला को मरवा देगा बाद में। द इंग्लिश हाउएवर वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर एमिंग हाई, दे हैड डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ मोर प्लायंट टूल इन सिराजुद्दौला's प्लेस, हैविंग जॉइंड द कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनिमीज ऑफ द यंग नवाब टू प्लेस मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। They presented the youthful नवाब with an impossible set of demand। अब यहाँ पे उन्होंने बना दिया सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब।
मीर जाफर बन गया और मीर जाफर से बहुत पैसे ऐंठे, जमकर खाया मीर जाफर से खींच के, और मीर जाफर के हाथ में एक्चुअली कोई पावर ही नहीं रही, ठीक है। दे प्रेजेंटेड द यूथफुल नवाब विद एन इम्पॉसिबल सेट ऑफ डिमांड्स, बोथ साइड्स रियलाइज्ड दैट अ वॉर टू द finish could have to be fought between them. They met for the battle on the field of Plassey, about 30 km from Murshidabad, on 23rd June 1757. तो 23rd June 1757 को ही हुई थी आपकी ये लड़ाई, जिसमें जो है मीर जाफर का आपका सपना नवाब बनने का पूरा होने वाला था। तो 23rd June 1757 को आपकी लड़ाई हुई प्लासी में। प्लासी में यहाँ से आई आपकी मुर्शिदाबाद से आपकी ये आपके सिराजुद्दौला के साथ आया, उसको धोखा देने वाले मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर सेठ, खादिम खान, ये सब लोग आए और ये एक्टिंग कर रहे थे कि भाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब लड़ने का वक्त आया तो बस सिराजुद्दौला और उसके कुछ फोर्सेस लड़ी, और ये लड़ाई बस नाम की थी, जीत तो अंग्रेजों की होनी थी क्योंकि सारी टीम तो अंग्रेजों की तरफ ही थी एक तरह से, ठीक है। The fateful Battle of Plassey was a battle only in the name. In all, the English lost 29 men, while the Nawab lost nearly 500. The major part of the Nawab's army, led by the traitors Mir Jafar and Rai Durlab, took no part in the fighting. Can you imagine? Mir Jafar and Rai Durlab didn't even took part in fighting. They didn't even fought any British soldier. Only a small group of Nawab soldiers led by Mir Madan and Mohan Lal fought bravely as well. और सिराजुद्दौला के साथ जो उसके लॉयल थे वो थे मीर मदान और मोहन लाल, ठीक है। ये दो थे जो आपके सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे, ठीक है। They fought bravely and well. The Nawab was forced to flee and was captured and put to death by Mir Zafar's son Miran. तो मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला को मार दिया। The Battle of Plassey was followed, in the words of Bengali poet Naveen Chandra Sen, a night of eternal gloom for India. The English proclaimed Mir Zafar the Nawab of Bengal and set out to gather the reward. The company was granted undisputed right to free trade in Bengal, Bihar and Odisha. उनको पूरा फायदा मिला, ब्रिटिश को वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उनको ट्रेड करने की राइट मिल गई, फ्री ट्रेड की, बिना किसी कस्टम ड्यूटी के दिए हुए। उनको जमींदारी का भी राइट मिला, 24 परगण नियर कलकत्ता। मीर जाफर पेड अ सम ऑफ रुपीज 1,77,000,000, मतलब आपको 70,000 मतलब बेसिकली 1,10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ उस टाइम पे 77 बेसिकली कितना है ये आप काउंट कर लीजिए, 1,10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 77 लाख, बेसिकली 7 लाख फिर 700,000, इतने पैसे जो है आपको अंग्रेजों को दिए इसने एज कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कैलकाटा टू द कंपनी एंड द ट्रेडर्स ऑफ द सिटी. In addition, he paid large sums as gifts or bribes to the high official of the company. Clive, for example, received over 2 million rupees. क्लाइव अकेले को 2 मिलियन रुपीज मिले थे। सोचिए वॉट्स को, जो वॉट्स विलियम वॉट्स था जो उनके साथ लड़ रहा था, तो उसको जो है आपके 1 मिलियन मिला। क्लाइव लेटर एस्टिमेटेड दैट द कंपनी एंड इट्स सर्वेंट हैड कलेक्टेड मोर देन 30 मिलियन रुपीज फ्रॉम द पपेट नवाब। मीर जाफर से लगभग उन्होंने 30 मिलियन जो है ऐंठ लिए लड़ाई जीतने के बाद प्लासी के, ठीक है। तो ये सब डिटेल में क्यों आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है, अगर आपको सब्जेक्टिव वे में लिखना होगा तो आप लिख सकेंगे, ठीक है। क्लाइव लेटर एस्टिमेटेड दैट द कंपनी एंड इट्स सर्वेंट हैड कलेक्टेड मोर देन 30 मिलियन रुपीज फ्रॉम द पपेट नवाब. It was also understood that the British merchants and officials would no longer be asked to pay any taxes on their private trade. The Battle of Plassey was of immense historical importance. It paved the way for the British mastery over Bengal and eventually of the whole of India. It boosted British prestige and at single stroke raised them to the status of a major contender for the Indian Empire. The rich revenues of the Bengal enabled them to organize a strong army and meet the cost of the conquest of the rest of the country. मतलब इतना पैसा यहाँ से कमाया, इतना पैसा कमाया कि बाकी जगह जो लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं वो सब यहाँ से फाइनेंस कर सकते थे। वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने मीर जाफर से कमाया, ठीक है। So basically, the rich revenues of the Bengal enabled them to organize a strong army. Okay, the control over Bengal played a decisive role in the Anglo-French struggle. और बैकग्राउंड में आपको पता होगा चल रही थी आपकी 1756 से 63 की जो लड़ाई थी वो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। तो यहाँ इस लड़ाई को फाइनेंस करने के लिए भी काफी पैसे मिल गए इनको, ठीक है। Lastly, the victory of Plassey enabled the company and its servants to amass untold wealth at the cost of the helpless people of Bengal. As British historian Edward Thompson and G.T. Garrett have remarked, to engineer a revolution had been revealed as the most paying game in the world, a gold lust unequaled since the hysteria that took hold of the Spaniards of Cortes and Pizarro's age filled with the English mind. Bengal in particular was not to know peace again until it had
been bled white. So ये कोटेशन है गैरेट्स का, जो आपको याद रहता तो आप कहीं कोट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन फॉरगेट अबाउट इट. ओके, सो इवन दो मीर जाफर ओड हिज पोजीशन टू द कंपनी, ही सून रिपेंटेड द बार्गेन ही हैड स्ट्रक. तो ये यहाँ पे हम बैटल ऑफ प्लासी की बात कर चुके हैं और मीर जाफर कैसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और बाद में वो भाग जाता है और उसकी जगह किसी और को नवाब बनाया जाता है, उसको हटा दिया जाता है नवाबशिप से. वो हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर में. तो इस वीडियो में, इस एपिसोड में इतना ही है. और अगर आप इसके बारे में और जैसे कि प्रेजेंटेशन के वे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी, अब इसकी समरी देख लेते हैं. बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757. इट वाज फॉट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन विच द ईस्ट इंडिया कंपनी emerged victorious. Okay, so East India Company emerged victorious. This battle led to the establishment of company's rule in South Asia. Okay, the battle took place at Palashi, Bengal, on the banks of the Bhagirathi river near Murshidabad. Okay, then capital of the undivided Bengal. The two forces of Siraj-ud-Daulah, the last independent Nawab of Bengal, and the British East India Company. Okay, now moving forward, अब हम देख लेते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पे हैं. ये आपके नवाब सिराजुद्दौला, ये आपको देख रहे हैं कॉलोनल रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है, अब देखिए इस बैटल के कॉजेज क्या क्या थे. एक शॉर्ट में डाल लेते हैं कि सिराजुद्दौला को वो नवाब बना देखना नहीं चाहते क्योंकि सिराजुद्दौला वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और डिसरिस्पेक्ट ऑफ नवाब बाय द ब्रिटिश की जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे अपनी कलकत्ता की फैक्ट्री की, उससे नवाब भी खुश नहीं था. और ब्रिटिश जो है सिराजुद्दौला के राइवल्स को सपोर्ट कर रहे थे और सिराजुद्दौला के राइवल्स जो है ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे. मीर जाफर, जगत सेठ, ये लोग थे. ठीक है, और ब्रिटिश जो है शौकत जंग को भी सपोर्ट कर रहे थे. अब ये जो है मतलब ऐसे हिंदुओं को भड़का रहे थे जो ब्रिटिश थे कि ये एंटी हिंदू पॉलिसीज हैं इनकी और ऐसे ऐसे, और बहुत सारे लोगों को अपनी साइड ऐसे ही झूठ मूठ फैला करके इन्होंने अपना जो है स्ट्रैटेजी साध ली थी ब्रिटिश ने. और ब्रिटिश को जो है फोर्टिफिकेशन के लिए जो आपके नवाब अलाउ नहीं कर रहे थे, और ट्रेड प्रिविलेजेस फरमान का मिसयूज हो रहा था, ये भी देखा गया. अफेयर्स ऑफ कृष्णा बल्लभ, ये तो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब एग्जिस्ट, मतलब इसको इग्नोर कीजिए. ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि 1756 को कलकत्ता कैप्चर कर लिया गया और फिर रीऑक्यूपेशन हुआ कलकत्ता का 1757 में सिराजुद्दौला से ले लिया गया. ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुई थी और चंदरनगर जो है फ्रेंच कैपिटल, फ्रेंच का जो सेटलमेंट था वो भी इन्होंने आपके ब्रिटिश ने हथिया लिया था. और इमीडिएट यही था कि जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये सारा जो हमने देख लिया. ठीक है, और ब्लैक होल इंसिडेंट भी एक इसी में इंसिडेंट है कि जब कलकत्ता का जो फोर्ट था वो ऑक्यूपाई किया था जब आपके सिराजुद्दौला ने, तो उसने बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को 150-60 से ऊपर थे तो उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और उस कमरे में बहुत अंधेरा था, काल कोठरी यू कैन से, और उसमें से 130-24 के आसपास जो है सैनिक मर गए थे. तो एक बहाना मिल गया था ब्रिटिश को जो है बंगाल को कॉन्कर करने का. ठीक है, और ये हुआ था कब, 19 जून 1756 को. ठीक है, और ये एक बेसिकली एक मतलब इसके सर्वाइवर थे एक जॉन जेपिया हॉलवेल. उन्होंने बहुत ही इसकी मतलब निंदा की और उन्होंने कहा कि ये एकमात्र ऐसा रीजन था जिससे एक बहाना मिल गया अंग्रेजों को. ठीक है, तो ये था आपका ब्लैक होल इंसिडेंट. ब्लैक होल इंसिडेंट भी हमने देख लिया और 123 प्रिजनर्स जो है वो मर गए थे 146 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया. अब ये हमने देख लिया कि सिराजुद्दौला के पास सुपीरियर फोर्स थी, 50,000 सोल्जर थे, लेकिन जो है वो प्लासी में अपने ही लोगों की दगाबाजी और धोखाधड़ी की वजह से मर गया. उनमें जो दगाबाज थे मीर जाफर थे, मीर जाफर, रायदुर्लभ, यार लुत्फ खान, खादिम खान, ये सब लोगों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया. तो ये था सारा. अब लॉर्ड क्लाइव आपको दिख रहे हैं मीटिंग करते हुए मीर जाफर के साथ प्लासी की बैटल के दौरान. ये सोचिए उस टाइम पे सामने ही वो कर रहे हैं सारा. अब इससे इस बैटल का सिग्निफिकेंस क्या है? देयर इज नो मिलिट्री सिग्निफिकेंस. दिस वाज अ डिसाइसिव हिस्टोरिक बैटल and it was the beginning of new era and economic gains of the English. So this was all about the Battle of Plassey. Hopefully you got it. I shared it in detail. Hopefully it was helpful to you. Thank you so much for watching and keep supporting, keep watching, keep sharing so that we can reach more and more people. Thanks.